चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स का नाम है बिलियन, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं। देखो, बिलियन कहते हैं किसे? इस चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लड़ सकते हैं या जो क्वेश्चन लड़ चुके हैं, उन सारे को हम लोग बेसिक से समझेंगे। देखो, बिलियन का मतलब क्या होता है? बिलियन को अपने भाषा में हम लोग घोल कहते हैं नहीं, घोल तैयार किया है, जल और चीनी को मिलाइए बिलियन हो गया, मतलब वो घोल हो गया। तो बिलियन में दो चीजें होती है, एक अधिक मात्रा वाला, एक कम मात्रा वाला। जो अधिक मात्रा वाला होता है बिलियन में उसे बिलायक या उससे हम लोग घोलक कहते हैं, और जो कम मात्रा वाला होता है उसे घुल लिया या हम लोग उसे घोल कहते हैं, उसे घुल लिया या उसे बिले कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, जल और चीनी को मिला दिए तो जल अधिक मात्रा में होगा, चीनी कम मात्रा में होगा, तो जल बिलायक होगा लेकिन चीनी यहाँ पर बिले के अणु कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बिले और बिलायक दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? एक बिलियन बन जाता है। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, यानी टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव का गुण हमेशा कोलाइड में पाया जाता है, और कोलाइड का दूसरा का नाम सॉल होता है। क्या नाम है? सॉल क्या होता है? सॉल होता है। तो कोलाइड का दूसरा का नाम क्या होता है? सॉल होता है। आप कभी सुने, आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे ना 12 क्लास का, तो उसमें पढ़ना आपको लायोफिलिक कोलाइड, तो उस लायोफिलिक कोलाइड के ऊपर कभी का लिख देता है लायोफिलिक सॉल। तो इस ऑप्शन में टच करिए, बिलियन में और क्षेप में, सॉल में, वाष्पों में। बोला टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? तो अरे भैया, टिंडल प्रभाव कोलाइड में पाया जाता है, लेकिन कोलाइड का दूसरा का नाम सॉल है, तो हम लोग इसमें ऑप्शन कौन सा टच कर लेंगे? सी, सॉल में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धपरगम्य झिल्ली से प्रसरण की क्रिया में निकल जाते हैं। देखो, अर्धपरगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो अपने से होकर खाली विलायक के कण को जाने देते हैं, विलय के कण को नहीं। जैसे जल और चीनी का विलयन है, ठीक है ना। अब अर्धपरगम्य झिल्ली हो गई, इससे हम लोग क्या किए? विलयन को उझिल रहे हैं, तो इससे केवल हमें कौन सा कण निकलेगा? केवल विलायक के कण निकलेंगे। अच्छा, एकदम पतला सा, मान लो चलनी देखिए, चाय छाननी वाले चलनी लेकर चलते हैं, उसमें आप पानी डालिएगा तो क्या उसमें चाय पत्तियां घुस जाएगा अंदर? नहीं यार, खाली विलायक के कण ही प्रवेश कर पाएंगे। अर्धपरगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे केवल विलायक के कण ही आसपास मतलब आर पार कर पाते हैं। तो अर्धपरगम्य झिल्ली से प्रसरण की क्रिया में क्या निकलते हैं? विलय के अणु, विलायक के अणु, जटिल आयन या इनमें से कोई नहीं। तो बाबू, विलायक के अणु निकल पाते हैं, विलायक मतलब अधिक मात्रा वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? यानी अनुसंख्य गुणधर्म है। देखो, अनुसंख्य गुणधर्म चार प्रकार के, चार गो होते हैं। वाष्प दाब का नमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का नमन और प्रसरणी दाब। ये चार गो अनुसंख्य गुणधर्म होता है। अब इसमें पहचान बोले, निम्न में कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? प्रसरणी दाब, पृष्ठ नाव चालकता और दायु। तो भाई, प्रसरणी दाब क्या है? अनुसंख्य गुणधर्म है, और ये सब अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। बताना, ताप से कौन प्रभावित नहीं होता है? ताप पर प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? देखो, मोलरता जो होता है ना, उस पर ताप का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन मोलल, देखिए दो चीज है, मोलरता और मोललता। मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से सूचित करते हैं, और मोललता को हम लोग स्मॉल एम से सूचित करते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि पहिलका लीटर के लिए लागू होता है, मोलरता लीटर के लिए लागू होता है, इसके ऐसे मतलब मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, मोल प्रति लीटर होता है। लेकिन हई जो मोलरता होता है ना, मोल ललता, ध्यान दीजिए, हई मोल लड़ता है, मोल लड़ता, हई मोल ललता है, इसका ऐसा ही मतलब मोल प्रति केजी होता है। यानी हई जो है ना, लीटर में नापा जाएगा और ये वाला केजी में नापी जाती है। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए पहले, ठीक है ना। तो हम लोग थे यहाँ पर, निम्न में से विलयन के लिए, ये तो हो गया, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित कौन नहीं होता है? तो ताप पर है स्मॉल एम मतलब मोल ललता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मोलरता पर ज्यादा मात्रा में ताप का प्रभाव पड़ता है, नहीं ताप से प्रभावित हो जाता है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, मोललता। तो मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी टच करेंगे। 5वां क्वेश्चन है, प्रसरणी दाब बढ़ता है जब? प्रसरणी दाब कब बढ़ेगी? एक ही शर्त में बढ़ेगी, जब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब टेम्परेचर मतलब ताप बढ़ेगा, प्रसरणी दाब बढ़ेगी। जितना ताप बढ़ाएंगे उतना प्रसरणी दाब बढ़ते जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन टच करिएगा, प्रसरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। ऑप्शन ए टच हो जाएगा। ठीक है।
अब देखो प्रसरणी दाब का सूत्र होता है बाबू, ध्यान से समझिए। प्रसरणी दाब को यदि हम लोग पी से सूचित करते हैं, हालांकि प्रसरणी दाब को पाई से कई जगह सूचित करी जाती है, तो पाई भी दिया रहेगा तो गड़बड़ाना नहीं है। प्रसरणी दाब को मान लीजिए कि अगर आप पी से सूचित करते हैं तो इसका सूत्र चलेगा CT, यानी ये मोलरता और टेम्परेचर के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। हाई जब हटाते हैं ना समानुपाती का चिन्ह, P बराबर यहाँ से एक नियतांक R निकलेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं CRT, यानी R यहाँ पर लिख देते हैं, यानी P बराबर CRT, यही प्रसरणी दाब का सूत्र होता है। ऑप्शन देख सकते हैं, P बराबर CRT, आपको ऑप्शन कौन सा टच हो जाएगा? ए। प्रसरणी दाब मोलरता और टेम्परेचर के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। समानुपाती हटाएंगे बराबर लाएंगे तो यहाँ से एक नियतांक R निकल जाती है, ठीक है ना। तो बोले प्रसरण दाब निम्न में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा P बराबर CRT के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। 7वां क्वेश्चन, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? आपको बताना है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक काहे कम होता है? जल जैसे से ऊपर जाएगा उसका क्वथनांक कम होते जाएगा। इसका एक ही रीजन होता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल होकबे नहीं करता भैया। जैसे ही धरती से ऊपर जाएंगे वायुमंडल कम होते जाएगा, तो कम होते जाएगा तो जल का क्वथनांक घटते जाएगा। तो बोल रहा है कि वहां ये पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम है, वहां तापक्रम कम है, वहां दाब ज्यादा है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम है, मतलब ज्यादा वायुमंडलीय दाब वहां पर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए क्लियर होगा। 8वां क्वेश्चन है, CaNO3 का होल 2 का वांट ऑफ गुणक क्या होगा? देखो वांट ऑफ गुणक निकालने के लिए सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान हमें चाहिए। देखो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसका टोटल आप मान देखिए, इसका अगर टोटल मतलब तो इसका सैद्धांतिक मान देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते ऑक्सीजन का 3 गो, बाहरी 2 गो है। इसका करेंगे कौ गो हो जाएगा? 6 गो हो जाएगा। अणु कौ गो हो जाएगा? 6 गो। अगर यही नाइट्रोजन का देखेंगे तो नाइट्रोजन का कितना है आपका? 2 गो ना है भाई। ये तो O3 के लिए 6 गो हो गया, लेकिन नाइट्रोजन के लिए 2 गो है, तो ये 2 से भाग कर देंगे, यानी सैद्धांतिक मान बता प्रायोगिक मान 2 3 6, आंसर कितना निकल जाएगा? 3। यानी अगर इसका देखेंगे तो इसका वांट ऑफ गुणांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखो वांट ऑफ गुणांक के लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर उसको देख लीजिएगा, बढ़िया से देखकर समझ लीजिए कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। बस इतना याद रखना। अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए NO3 है ना, तो 3 मार देना आंसर, नहीं तो 3 का 2 से गुना कर देंगे 6, N को हो जाएगा? 2 को हो जाएगा, 6 में 2 से भाग करेंगे आपका निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। अगला परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान, नाभिक का परमाणु द्रव्यमान जो होता है ना, उसको हम लोग Z से भी सूचित कर सकते हैं, कई बार करी भी जाती है, ठीक है ना, या M से भी सूचित, द्रव्यमान को M से सूचित करी जाती है। देखो नाभिक में 2 चीजें होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 2 चीजें होती है। तो द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के हमेशा बराबर होता है, यानी N + P के बराबर होता है। देखो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है E + P N + P, तो N + P के बराबर होगा, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल के बराबर होता है कौन? परमाणु द्रव्यमान। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा C, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? आदर्श और अनादर्श विलयन आपको पढ़ना है। देखो वो आदर्श विलयन क्या होता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है। अब राउल्ट नियम क्या होता है, इसके लिए ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बनाया हूँ, वो भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब तक बेसिक आप नहीं समझिएगा ना तो आपको नहीं समझ में आएगी। हालांकि मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी तरह से इसको समझा दो। देखो क्वेश्चन समझो, आदर्श विलयन क्या है? जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट साहब ने एक नियम दी थी, उस नियम को जो मानेगा वो आदर्श विलयन, जो नहीं मानेगा वो अनादर्श विलयन, ठीक है। तो आदर्श विलयन पूछ रहा है, तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा ए। ऑप्शन बी है यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ऑप्शन डी है दोनों, और ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है नॉन। देखो तो आदर्श विलयन में का निम्न में से कौन सा गुण है? तो ऑप्शन ए सही होगा कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान, भैया ये तो सब कोई जानता है, एग्जाम में देखिए घुमा घुमा के पूछता है, शुद्ध जल का पीएच मान, नल जल का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान। तो कुछ कोई भी जल का पूछे, कुआं के, नदी के, इस सब जल का पीएच मान पूछेगा तो आप आंख मूंद कर क्या मारेंगे? 7 मारेंगे, क्योंकि जल क्या होता है? उदासीन होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान, देखो वो हमारे रक्त का पूछे या आंसू का पूछे, इन दोनों का पीएच मान हमेशा याद रखिएगा 7.4 होता है, ठीक है। तो मानव रक्त का या आंसू का पीएच मान कितना होगा? 7.4, ऑप्शन हम लोग टच कर लेंगे सी। अगला क्वेश्चन, अगर n घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा कैपिटल N, देखो स्मॉल n जो है ना वो घुल्य के पदार्थ मतलब विलय के पदार्थ के मोल की संख्या है, जो है ना ये बड़ा जो n है ये घोलक मतलब विलायक के मोल की संख्या है। तो बताना है घुल्य के मोल प्रभाज क्या होंगे। अब बाबू इस क्वेश्चन को समझो, ये तो मोल प्रभाज आपको पढ़ना है, ये सब पहले ही पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़े तो ध्यान से वीडियो आपको मिल जाएगा,
प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। देखो बुआ, पहली बात क्या है ना कि इसमें घुल्ले और घोलक दोनों का अलग अलग मोल की संख्या दिया है, तो कुल मोल निकालेंगे, स्मॉल एन कैपिटल एन जोड़ देंगे, नहीं स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब देखो ये तो हमें कुल मोल निकल जाएगा ना, कुल मोल निकल जाएगा, कुल मोल कितने होंगे बिलियन में। अब हमें घुल्ले का निकालना है, तो घुल्ले का निकालना है तो घुल्ले के ऊपर आप टोटल नीचे रख देना है, यही वाला घुल्ले का मूल प्रभाव जुड़ेगा। अगर पूछता है घोलक का, तो घोलक का कितना है, एन है, आप टोटल नीचे कर देते हैं स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हो गया आपका घोलक का मूल प्रभाव, और ये हो गया घुल्ले का मूल प्रभाव, यानी ये हो गया विलय का मूल प्रभाव और ये हो गया विलायक का मूल प्रभाव। जिसका मूल प्रभाव निकालना हो उसके मोल की संख्या को ऊपर, टोटल नीचे मोल की संख्या को नीचे लिख देना है, ठीक है ना, ऐसे निकलेगा। तो बोले घुल्ले के मूल प्रभाव, तो स्मॉल एन ऊपर होगा, ये ऑप्शन बी टच हो जाएगा आपका, देख सकते हैं, और सब में ऑप्शन आपका कुछ अलग दिया है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निम्न में से कौन अनुसंख्यक का गुणधर्म नहीं है। अब इस क्वेश्चन को समझिए, बोले कि कौन इसमें से अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, आपको ये बता देना है। देखो बुआ, अनुसंख्य गुणधर्म मैंने बता दिया 4 प्रकार के, कौन कौन, वाष्प दाब का नमन, हिमांक का नमन, क्वथनांक का उन्नयन, प्रासरणी दाब, ये सब अनुसंख्य गुणधर्म होता है। अब नहीं कौन है देख लेते हैं, हिमांक का नमन अनुसंख्य गुणधर्म में, क्वथनांक कौन है प्राकाशिक संक्रियता, ये तो अनुसंख्य गुणधर्म में भी नहीं करता भाई। उसके बाद वाष्प दाब के सापेक्ष अनुमान, ये भी अनुसंख्य गुणधर्म है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन 15 नंबर और अंतिम क्वेश्चन, समुद्र जल का पहले ही बताइए, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है, लगभग 8.5 होता है। कितना होता है, 8.5 होता है समुद्र जल का पीएच मान। देखिएगा हमें यहाँ पीएच मान नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है समुद्र जल का प्रासरणी दाब लगभग कितना होता है। याद देखिए 30 एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर होता है, यानी ऑप्शन इसमें हम लोग टच कर लेंगे ए, यानी 30 एटमॉस्फेयर एंड 30 एटीएम बोल सकते हैं इसको। यानी समुद्री जल का अगर पीएच मान पूछेगा तो 8.5, अगर समुद्र जल का लगभग प्रासरणी दाब पूछेगा तो हो जाएगा 30 एटीएम के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका देखी जाए तो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बिलियन, उसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग अगले वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।